क्या होगा जब अचानक से पूरी दुनिया में एक खतरनाक कोहरा फैलने लगता है। ऐसा कोहरा जिसकी चपेट में आने वाला हर इंसान मारा जाएगा, यानी कि पूरी पृथ्वी की 99% आबादी तो सीधी खत्म हो गई और बचे हुए आखिरी सर्वाइवर्स को कुछ भी करके इन नए हालातों के बीच रहना सीखना होगा। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या एक फैमिली इस बदलती दुनिया के बीच खुद को बचा भी पाएगी? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साइंस फिक्शन पोस्ट एपोलिप्टिक मूवी जस्ट अ ब्रेथ अवे में। कहानी की शुरुआत मैथ्यू से होती है, जो कि अभी अपनी बेटी सैरा के लिए कनाडा जाकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। दरअसल सैरा को एक खास किस्म की बीमारी है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था और उसे हमेशा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। अब अपनी रिसर्च के बाद मैथ्यू वापिस से पेरिस अपनी फैमिली के पास आता है। उसकी बेटी सैरा उसे कहती भी है कि उन्हें उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। दरअसल मैथ्यू का अपार्टमेंट अपनी फैमिली के सामने वाली बिल्डिंग में है, इसलिए वो पहले अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना सामान रखता है और फिर वो अपनी बेटी से मिलने सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद अपने दूसरे घर में चला गया। जाते हुए मैथ्यू एक बूढ़े आदमी की मदद भी करता है, जिसने की ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। मैथ्यू यहाँ से जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है, जहाँ की उसकी साइंटिस्ट वाइफ है ना पहले से मौजूद थी। मैथ्यू अब अपनी बेटी सैरा को मिलकर उसे कनाडा से लाए हुए गिफ्ट देता है। वो वहाँ से उसके लिए कुछ परफ्यूम और एक वीडियो रिकॉर्डिंग लाया था, ताकि सैरा यहाँ से ही कनाडा की खूबसूरती देख सके। वैसे भी वो अपनी इस बीमारी की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पाती और उसे अक्सर अपने सील्ड पैक कैप्सूल में ही रहना पड़ता है। सैरा अपने इस गिफ्ट के बारे में अपने दो और दोस्तों नोवा और रेचल को भी बताती है। दरअसल नोवा और रेचल भी सेम सैरा वाली बीमारी से गुजर रहे थे, इसलिए सैरा उन्हें भी वो वीडियो फॉरवर्ड कर देती है। वहीं मैथ्यू अपनी पत्नी एना को एक अच्छी खबर देता है, कैसे उसे कनाडा में फाइनली सैरा की बीमारी का इलाज मिल ही गया और वे लोग सैरा को ट्रीट करने को भी तैयार हैं। अब एना ये सुनकर बहुत हैरान थी, क्योंकि वो खुद भी मैथ्यू की तरह ही एक साइंटिस्ट रही है, इसलिए उसकी रिसर्च में उसे एना की बीमारी का ऐसा कोई इलाज नहीं मिला था। वहीं एना अब सैरा को कनाडा ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि इस नए इलाज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। और क्या हो अगर ये नया क्योर सैरा की हेल्थ पर उल्टा प्रभाव डाले। दोनों पति पत्नी के इन्हीं झगड़ों के चलते मैथ्यू सामने वाले बिल्डिंग में एना से अलग भी रहता है, इसलिए आज भी वो गुस्से में अपने अपार्टमेंट में वापिस आ गया। अब वो सोच ही रहा था कि कैसे वो एना को इस नए इलाज के लिए मना ले, कि तभी हर ओर तेज भूकंप आने लगते हैं और पूरे शहर में लाइट आउट भी हो गया। वहीं चूंकि सैरा की बबल मशीन उसके लिए बहुत जरूरी थी, तो अब वो लाइट के जाते ही बैटरी मोड पर चलने लगती है। मैथ्यू बाहर निकल कर देखता है कि अचानक से ये क्या हो गया, और थोड़ी ही आगे जाने पर उसे सब समझ आ गया। यहाँ अजीबोगरीब कारणों से भारी मात्रा में कोहरा शहर की सड़कों से आगे बढ़ते जा रहा था, और जो कोई भी इंसान इस कोहरे की चपेट में आता वो तभी मारा जाता, यानी कि ये कोहरा जहरीला है। मैथ्यू अपने आसपास लोगों को मरते देख सब समझ गया कि उसे जिंदा रहने के लिए इस कोहरे से दूर भागना होगा। तो वो जल्दी से भागकर किसी तरह से कोहरे से बचते हुए एना के अपार्टमेंट में आ जाता है और उन्हें सब समझाता है। वहीं अब तक यहाँ भी कोहरा आने लगा था, सो वे एना को उसके बबल में बंद कर, जहाँ की वैसे भी अंदर कुछ नहीं जा पाएगा, वे खुद बाहर निकल आते हैं और जल्दी से ऊपर की ओर भागते हैं, ताकि कोहरे की हाइट से ऊपर आ सके। यहाँ ऊपर एक बूढ़े कपल का अपार्टमेंट था और वे दोनों को अपने घर में पनाह देते हैं। अब थोड़े डिस्कशन के बाद वे चारों बाहर निकल कर देखते हैं कैसे पूरा शहर अब इस जहरीले कोहरे से भर गया। ये भयंकर नजारा हर किसी के लिए डराने वाला था। सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर उनका पूरा शहर इस खतरनाक कोहरे से भर गया। अब मैथ्यू अपनी थ्योरी देता है कैसे ये कोहरा हवा से ज्यादा डेंस है, यानी कि ये इस लेवल से ऊपर नहीं आएगा, और अगर उन्हें जीवित रहना है तो इस लेवल से ऊपर ही सरवाइव करना होगा। हालांकि उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि ये कोहरा आया कहां से है और कब तक रहेगा। एना और मैथ्यू अब एक वॉकी टॉकी से नीचे वाले अपने अपार्टमेंट में मौजूद सैरा से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो अपने बबल से बाहर वैसे भी नहीं आ सकती। सैरा उन्हें रिवील भी करती है कि उसके बबल की बैटरी ऑलरेडी एक लेवल नीचे जा चुकी है, यानी कि अगर ही जल्द ही लाइट नहीं आई या उसकी बैटरी नहीं बदली गई तो उसका बबल फंक्शन करना बंद कर देगा। ऊपर एना और मैथ्यू डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही पड़ेगा। सैरा के बबल की बैटरी एक रात से ज्यादा नहीं चल पाएगी। सो अब उस बूढ़े कपल के अपार्टमेंट में एक रात बिताने के बाद सुबह मैथ्यू को याद आता है कैसे उसने कल ही इस बिल्डिंग में एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखा था, जिसकी उसने मदद भी की थी, और उसके पास सेफ्टी मास्क और एक ऑक्सीजन टैंक था। सो वो अब उसी के घर से मास्क और ऑक्सीजन टैंक वापस ला सकते हैं, जो कि
कि उसके नीचे अपने अपार्टमेंट तक जाने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि वो उस बूढ़े आदमी के घर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसके घर के लेवल से कोहरा ऊपर आ चुका था। अब मैथ्यू नोटिस करता है कि अगर वो इस कोहरे को सांस के जरिए अंदर ना ले तो वो बच सकता है, और अब वो प्लान बनाकर पीछे वाले रास्ते से सांस रोककर उसी बूढ़े आदमी के अपार्टमेंट में घुसता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी कोहरे की वजह से ऑलरेडी मर चुका था। सो मैथ्यू जल्दी से उसका सेफ्टी मास्क निकालकर खुद पहन लेता है। वहीं ऑक्सीजन टैंक की मदद से अब वो इस कोहरे में बिल्कुल सेफ था। वो उस आदमी के घर से खाने पीने की चीजें लेते हुए नोटिस भी करता है कैसे यहाँ एक छोटा सा पपी आराम से जिंदा घूम रहा था, जबकि उसकी माँ मारी गई। खैर मैथ्यू अब वो खाना पानी लेकर अपनी बेटी सैरा से मिलने जाता है, जो कि यहाँ के लिए अपने बबल में बंद थी। वो अपनी बेटी को खाना पानी देकर उसकी बैटरी से भी बदल देता है ताकि वो और ज्यादा समय तक सेफ रहे। इसके बाद मैथ्यू बाहर निकल गया ताकि पता कर सके कि बाहर क्या चल रहा है। अब यहाँ तो बाहर हर तरफ जो भी लोग कोहरे की चपेट में आए थे वे सब मारे गए। हर तरफ कोहरे की वजह से नीचे सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही। अब कुछ आगे जाने पर मैथ्यू को सेफ्टी मास्क में सोल्जर्स मिलते हैं, जो कि सेफ्टी गियर्स पहनाकर बचे कुचे जिंदा लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। एक सोल्जर मैथ्यू को बताता भी है कि वे इन लोगों को एक ऊंची लोकेशन पर ले जा रहे हैं जहाँ की ये कोहरा नहीं पहुँच पाता, और उनके इवैक्यूएशन से कुछ लोग तो बच ही जाएंगे। अब एक सोल्जर मैथ्यू को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मैथ्यू ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उसकी बेटी जिस बबल में थी उसके बिना तो वो नॉर्मल हवा तक में सांस नहीं ले सकती। सो उसे अपनी बेटी के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। हालांकि वो सोल्जर मैथ्यू को 2 और मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे देता है ताकि वो इन्हें अपनी पत्नी और बाकी लोगों को दे सके। मैथ्यू अब वापिस से आकर एना को बाहर जो कुछ हुआ वो सब बताने लगता है, जहां उनके शहर के ज्यादातर लोग तो पहले ही मारे गए और जो जिंदा सर्वाइवर्स कोहरे से बच गए थे उन्हें सोल्जर्स आकर इवैक्यूएट कर ले गए। अब इससे उन्हें कम से कम यहाँ से ये तो पता है कि अगर वे यहाँ से निकल पाए तो वे कहाँ जा सकेंगे। मैथ्यू इसके अलावा ये भी नोटिस कर रहा था कि वो कोहरा हर बीतते समय के साथ थोड़ा ऊपर आता जा रहा है, यानी कि जल्द ही ये कोहरा उनके आखिरी ऊंचे अपार्टमेंट से ऊपर निकल जाएगा। अब मैथ्यू और एना उस बूढ़े कपल के साथ रेडियो से न्यूज सुनने लगते हैं ताकि उन्हें कोई तो सुराग मिले जिससे कि वे इस कोहरे से बच सके। हालांकि उनका रेडियो ढंग से काम नहीं कर रहा था, सो वो बूढ़ा आदमी उसे रिपेयर करने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे भी समझ आ गया कैसे उन्हें इस रेडियो को रिपेयर करने के लिए एडवांस टूल्स मशीन चाहिए, जो कि उनके पास अभी तो नहीं थी। अब एना को याद आता है कि वो टूल किट उसके अपार्टमेंट में थी, सो वो अब सेफ्टी मास्क पहनकर अपने अपार्टमेंट में आती है। यहाँ टूल किट के साथ उसने सैरा को भी चेक कर लिया, जो कि अकेले होने के बावजूद अब तक अच्छे से रह रही थी। अब सुबह होने तक ग्रुप मिलकर उस रेडियो को रिपेयर कर ही लेते हैं और वे एक साथ नेशनल न्यूज सुनने लगते हैं कि जो भी लोग ऊंची जगहों पर नहीं जा सकते वे इस कोहरे से बचने के लिए अपना खाने पानी को इकट्ठा कर घर के अंदर खुद को सील कर ले। इसके अलावा अभी तो सरकार के पास इस कोहरे के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। अब वे सब न्यूज सुन ही रहे थे कि उन्हें बाहर से एक तेज धमाके की आवाज आती है। मैथ्यू और एना छत पर चढ़कर देखते हैं कि वे सोल्जर्स जिन बचे हुए सर्वाइवर्स को उस ऊंची जगह पर ले गए थे अब वहाँ भी भगदड़ मच गई। लोग खाने पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, यानी कि अब तो वो जगह भी सेफ नहीं बची। अब नीचे आकर मैथ्यू आइडिया देता है कैसे सैरा की दोस्त रेचल भी उसी की तरह बीमार है और उसके घर पर भी सैरा जैसा ही एक बबल मशीन था, यानी कि वे सैरा को यहाँ से रेचल के घर ले जाएंगे। वहीं रेचल का घर पहाड़ों में है, सो वो जगह इस कोहरे से भी सेफ होगी और अभी के लिए तो यही करना उन सभी के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन वे सैरा को वहाँ तक लेकर कैसे जाएंगे? इसका भी इलाज एना के पास था। उसके अनुसार उसकी लैब में एक बॉडी सूट पड़ा है। ये लैब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर थी, सो एना की लैब से उस सूट को लाकर वे उसे सैरा को पहना देंगे और फिर वे पांचों एक साथ उन पहाड़ों में चले जाएंगे जहाँ की सैरा की दोस्त रेचल का घर है। लेकिन अब जब वे ये सब सैरा को बताते हैं तो सैरा रिक्वेस्ट करती है कैसे उसका तीसरा दोस्त नोवा भी पास में ही रहता है और वो भी उसी की तरह बीमार है, तो वे नोवा को भी उसके घर से ले आए। फिर वे एक साथ पहाड़ों में चलेंगे। अब शुरू में एना और मैथ्यू उसे समझाते भी हैं
कि उनके पास लिमिटेड ही ऑक्सीजन बची है, मगर सैरा नहीं मानती और ना चाहते हुए भी दोनों को इसके लिए हाँ कहना ही पड़ता है। अब अगले ही दिन मैथ्यू और एना दोनों एना की लैब के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ से उन्हें वो बॉडी सूट मिलेगा। हालांकि जब वे थोड़ी ही दूर आगे गए ही थे कि एक जंगली कुत्ता अब उन पर अटैक करने के लिए उनका पीछा करने लगता है। मैथ्यू और एना जो कि उस डॉग से दूर भाग रहे थे, उन्हें अब बहुत ज्यादा कोहरा होने से सामने कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच मैथ्यू सामने ना देख पाने से सीधा नदी में जा गिरा। दूसरी ओर एना जो कि अब अकेली ही उस डॉग से बचकर भाग रही थी, वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए अब एक बस में घुसती है और जब वो डॉग उसके पीछे बस में आया तो वो खुद शीशा तोड़कर बाहर आ गई और उसने डॉग को बस में ही लॉक कर दिया। एना यहाँ से सीधा अपनी लैब में जाने लगती है ताकि सैरा और नोवा के लिए बॉडी सूट ले सके। दूसरी ओर मैथ्यू नदी से बाहर निकलकर एक बॉडी से कपड़े बदलने लगता है ताकि उसे ठंड न लगे। इसी बीच उसे एक पलटी हुई एम्बुलेंस में एक हैजमेट सूट भी नजर आया। हालांकि मैथ्यू उसे नहीं लेता क्योंकि एना ऑलरेडी लैब पहुंचकर उसका इंतजार कर रही होगी और सेफ्टी सूट तो उन्हें वहां मिल ही जाएगा। अब एना और मैथ्यू जल्दी लैब वाली बिल्डिंग के सामने फिर से रियूनाइट होते हैं और वे एक साथ ऊपर लैब वाले फ्लोर तक जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में हर जगह पर आग लगी हुई थी, सो वे जल्दी से लैब में जाकर उस सूट को ढूंढ ही लेते हैं जो कि एक बॉक्स में सेफ रखा हुआ था। लेकिन अब जब वे उसे लेकर बाहर निकल ही रहे थे तो जिस रूम में पहले आग लगी थी अब उसमें एक जोर का धमाका होता है, जिससे कि मैथ्यू और एना दूर जा गिरे। मैथ्यू तो इस धमाके से बहुत घायल भी हो गया और उसके मास्क का कनेक्शन उसके टैंक से टूट जाता है, यानी कि अब उनके पास सिर्फ एक ही टैंक बचा था और दोनों उसे ही शेयर करते हुए टॉप फ्लोर पर जाने लगते हैं जहाँ की कोहरा नहीं था। अब यहाँ पर एना पहले मैथ्यू के घावों को ट्रीट करती है और अब जब दोनों वापस बाहर निकल ही रहे थे कि मैथ्यू ने रियलाइज किया कैसे उनके इकलौते टैंक में इतनी ऑक्सीजन बची ही नहीं थी कि दोनों उससे वापस जा पाए। अब मैथ्यू एना को कहता है कि उसे ही उनकी बेटी सैरा के लिए अकेले जाना होगा, वो यहीं पीछे रुक जाएगा क्योंकि सैरा के बबल की बैटरी भी खत्म होने वाली होगी और एना को अकेले ही जल्दी से जाकर उसकी बैटरी चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा मैथ्यू खुद ऊपर छतों से आने की कोशिश करेगा। अब एना शुरू में इसके लिए मना भी करती है, मगर अभी तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों आखिरी बार एक दूसरे के करीब भी आते हैं और एना इसके बाद अकेले ही अपने घर के लिए निकल गई। वही मैथ्यू अब छतों के ऊपर से चलकर जितना हो सके अपने घर के करीब जाने लगता है और इसी दौरान जब वो एक पार्किंग लॉट की छत से गुजर रहा था कि उसे वहां पर एक कमरे में काफी सारा राशन पानी, गन और सेफ्टी मास्क के साथ ऑक्सीजन टैंक भी रखा हुआ मिला। हालांकि जिसका भी ये सामान है उसने बाहर वार्निंग साइन भी बनाया हुआ था, लेकिन मैथ्यू को पता था कि मास्क और टैंक के बिना वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा पाएगा। सो अब वो वार्निंग को नजरअंदाज कर अंदर चला जाता है और मास्क और टैंक को चुराने लगता है। लेकिन जब तक वो बाहर निकल पाता कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर काफी सारे खाने के साथ आता है, यानी कि ये सारा सामान उसी का था और मैथ्यू मास्क और टैंक वापस नहीं करना चाहता। सो दोनों अब उसी एक सेफ्टी गियर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। मैथ्यू आज अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार था और चूंकि उसने खुद तो मास्क पहन रखा था तो वो जानबूझकर उस ऑफिसर को लेकर कोहरे में कूद जाता है, जिससे कि वो ऑफिसर वहीं मारा गया। जबकि मास्क पहना होने से मैथ्यू को कुछ नहीं हुआ। मैथ्यू अब उठकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वही एना जो कि लगातार घटती हुई ऑक्सीजन के साथ घर जा रही थी, अब अपनी बिल्डिंग के बाहर आते ही उसका टैंक बिल्कुल खाली हो जाता है और वो जल्दी से उसे नीचे फेंक अपनी सांसें रोककर सीधा टॉप फ्लोर की ओर भागती है। लकीली एना किसी तरह से ऊपर पहुंच ही गई, लेकिन जल्दी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल जो सूटकेस वो बचा कर ला रही थी उसने पहले ध्यान नहीं दिया कि जब लैब में ब्लास्ट हुआ था तो उसे सूटकेस भी जल गया और अंदर रखा हुआ बॉडी सूट जिसे कि वो सैरा के लिए लाई थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, यानी कि उनकी इतनी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गई। एना अब मैथ्यू का इंतजार करने लगती है कि वो कैसे भी करके वापस लौट आए। तो वहीं अब तक उसे सैरा के बबल का नोटिफिकेशन भी मिल चुका था कैसे उसकी बैटरी अब सिर्फ 5% ही बची है और वो बबल मशीन 10 मिनट के बाद काम करना बंद कर देगी। अब सैरा क्या ही करती, सेफ्टी सूट और ऑक्सीजन टैंक तो उसके पास था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए बिना सेफ्टी सूट के ही नीचे जाने लगती है ताकि आखिरी बची कुछ बैटरीज को बदल दे। वो जाने से पहले अपनी बेटी से एक आखिरी बार बातें भी करती है क्योंकि क्या पता एना अब जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। और कुछ देर बाद ही सैरा की बबल मशीन फाइनली बंद पड़ गई, जिसके बाद उस बबल के अंदर वो कोहरा आने लगता है। सो सैरा बिना सेफ्टी सूट के ही नीचे चली जाती है और वो जल्दी से
सेरा के बबल में बैटरीज बदलकर उसे फिर से रिएक्टिवेट कर देती है। अब सेरा की बबल मशीन फिर से काम करने लगी थी और वो कोहरे को फिल्टर कर बाहर करने लगता है। जबकि एना अब एक आखिरी बार अपनी बेटी सेरा को करीब से देखती है। सेरा उसे कहे भी जा रही थी कि एना जल्दी से ऊपर चली जाए, वो अभी भी बच सकती है, लेकिन एना जानती थी कि अब कोई फायदा नहीं। उसकी हालत ऑलरेडी खराब होना शुरू हो चुकी थी और वो अपनी बेटी के सामने ना मरे, इसलिए वो रूम से बाहर चली गई। वहीं पीछे से मैथ्यू एना के बाहर जाते ही अंदर आ जाता है। सेरा उसे जल्दी से रिवील करती है कैसे उसकी माँ बिना सेफ्टी सूट के ही उसकी बैटरीज बदलने आई थी। तो मैथ्यू जल्दी से भागकर ऊपर जाने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी एना को कुछ हो न गया हो, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एना तो रास्ते में ही मरी पड़ी थी। मैथ्यू रोते हुए ऊपर आ जाता है और उस बूढ़े कपल को बुरी खबर देता है कैसे एना ने उसकी बेटी सेरा को बचाने के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दिया। सेरा को भी इस बात का पता चल जाता है और वो खुद को कोसने लगती है कैसे उसकी बीमारी की वजह से अब उसकी माँ नहीं रही। हालांकि मैथ्यू उसके पास जाकर उसे याद भी दिलाता है कैसे एना ने सब कुछ उसी के लिए किया था, तो उसे जीने की उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और वो अब उनके यहाँ से निकलने का प्लान बनाएगा। अब कुछ देर बाद जब मैथ्यू इस बारे में सोच रहा था कि फिर से एक तेज भूकंप आता है। मैथ्यू ने बाहर जाकर देखा कि अब वो कोहरा और ऊपर तक आ रहा था, वो भी पहले से ज्यादा स्पीड में, यानी कि उन्हें आने वाले कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलना होगा वरना वे सब मारे जाएंगे। कोहरे के ऊपर आने की स्पीड और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मैथ्यू को याद आता है कि जब वो पहले एना के साथ बाहर गया था तो उसे एक पलटी हुई एम्बुलेंस में एक हेलमेट सूट भी दिखाई दिया था। हालांकि तब उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, मगर अब अगर वो सूट को ले आए तो सेरा को उसे पहनाकर बाहर निकाला जा सकता है। मैथ्यू जाने से पहले उस बूढ़े कपल को कहता भी है कि उन्हें भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन वे दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। उनके अनुसार अब उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चली है, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी, तो अब वे अपने अंतिम समय में अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। मैथ्यू अब यहाँ से अकेला ही फिर से नीचे उतरकर उस एम्बुलेंस से वो हेलमेट सूट लेने जाता है और उसे वो सूट मिल भी गया। सो वो जल्दी से और जल्दी घर आने के लिए एक स्कूटर को ढूंढ उसे वापस आने लगता है। वहीं अब तक सबसे ऊंचे वाले अपार्टमेंट में भी कोहरा आना शुरू हो गया था। सो वो बूढ़ा कपल एक साथ अपने प्यारे घर में अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। वे मरते हुए भी एक साथ थे। वहीं मैथ्यू जो कि स्कूटर से वापस आ रहा था, अचानक से उसके रास्ते में वहीं सेरा का दोस्त नोवा आ जाता है, जिससे कि मैथ्यू का स्कूटर एक गाड़ी से जा टकराया और वो दूर जाकर गिरता है। उसके पेट में लैब वाले धमाके से पहले से ही चोट लगी थी और इस बार फिर से गिरने से उसके सिर पर भी चोट आ गई, लेकिन बावजूद इसके वो किसी तरह से खुद को संभालकर अपने घर जाने लगता है ताकि उसकी बेटी सेरा बच जाए। और तभी उसे सामने से नोवा और सेरा आते हुए नजर आते हैं और सरप्राइजिंगली वे दोनों बिल्कुल सेफ थे, यानी कि जो कोहरा आम इंसानों को मार देता है। सेरा और नोवा उन दोनों की उम्र कम होने से वे दोनों इस कोहरे से इम्यून हो गए, वे इसमें आसानी से रह सकते हैं। और मैथ्यू को यहाँ से याद भी आता है कैसे जब वो कहानी के शुरू में अपने पड़ोसी के घर में मास्क लेने घुसा था, तब उसने एक छोटे से पपी को भागते हुए भी देखा था और वो भी बिल्कुल सही सलामत, जबकि उसकी माँ मर गई। यानी कि इस कोहरे का असर सिर्फ बड़े लोगों पर होता है, बच्चों पर नहीं। कहानी के शुरू से लेकर अब तक मैथ्यू और एना खामखाही इतनी मेहनत कर रहे थे। एना तो इसी वजह से मारी भी गई, मगर अब कम से कम सेरा बाहर की दुनिया तो देख पाएगी, जो वो पहले नहीं कर सकती थी। मैथ्यू अपनी बेटी के लिए बहुत खुश था। हालांकि अब उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद उसकी आंखें सेरा वाले बबल में खुलती है, यानी कि आखिर में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। अब जब तक बाहर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, सेरा अपने पिता को बचाएगी, क्योंकि वो खुद तो इस कोहरे से इम्यून थी। और इसी थॉटफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं और भी ऐसे ही मूवीज के लिए थैंक यू।